आज से करीब 60 साल पहले समय था 1962 का और उस लड़ाई में जिसे शहीद माना, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी मौत की खबर दे दी थी। उस जांबाज की पत्नी विधवा की तरह जी रही थी, मगर अचानक एक दिन ऐसी खबर आई जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ था। साल 1962 बॉर्डर पर चीन लगातार घुसपैठ कर रहा था। छोटी आंखों वाले इन चीनियों ने रातों रात बॉर्डर के आसपास सेना की एक बस्ती बना डाली। जब तक भारत को पता चलता तब तक सेना का एक बड़ा हुजूम बॉर्डर के उस पार बैठा था। अब तक तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, मगर नापाक चीन असल में आस्तीन का सांप निकला। हर मोर्चे पर चीनी पोस्ट नजर आने लगी। छोटे कद वाले इन चीनियों की तादाद हजारों में थी। दूसरी तरफ मौसम भी भारत के अनुकूल नहीं था। कड़कड़ाती ठंड और पारा माइनस में चल रहा था। भारतीय आर्मी साधारण ड्रेस में ही चीनियों से लड़ने के लिए मजबूर थी, जबकि नापाक चीन तो करीब 2 साल से ही इसकी तैयारी करके बैठा था। आनन फानन में ही आर्मी ऑफिसरों ने बॉर्डर एरिया में निर्माण शुरू करवाया। यह एरिया लद्दाख से एकदम सटा हुआ था और यहीं पर मौजूद थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। नेवली की तरह दिखने वाली ये चीनी हजारों की संख्या में बॉर्डर के पास आकर जम गए थे। यह एक तरह से दुर्गम इलाका था। धरातल से करीब 14,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद यह बॉर्डर बर्फ से जमा हुआ था। यहीं पर भारत की एक पलटन चीनियों को जवाब देने के लिए निकल पड़ी थी। इस पलटन की कमान सौंपी थी मेजर धन सिंह थापा को। सेना को जो निर्देश मिले थे उसके तहत उसे तिब्बत से लद्दाख की तरफ आते हर रास्ते को सुरक्षित करना था। अब चीन से लड़ना तय था, फिर भारतीय आर्मी भी पीछे क्यों रहती। सेना की तरफ से विवादित हिस्सों में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी के जवाब में कई छोटी छोटी पोस्टें बनाई गई। भारत ने 1962 में जंग से पहले सिरिजेप फर्स्ट और सिरिजेप 2 के तौर पर 3 अहम पोस्ट बना ली थी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जंग शुरू होने के कुछ ही दिन पहले 8 गोरखा राइफल्स को सिरिजेप कॉम्प्लेक्स की 3 पोस्ट पर तैनात भी कर दिया था। सितंबर 1962 में चीन की सेना ने इस सिरिजेप कॉम्प्लेक्स को घेर लिया। इसी पोस्ट पर तैनात मेजर धन सिंह थापा को जब ये खबर मिलती है तो वे अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाते हैं। फिर भी देश के खातिर अपने आप को मजबूत करके उन्होंने एक गजब का निर्णय लिया था। असल में पोस्ट सिरिजेप फर्स्ट को मेजर धन सिंह थापा कमांड कर रहे थे और उनके पास करीब 30 जवानों की एक टुकड़ी थी। मगर अचानक उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और फिर उन्हें घर जाने की छुट्टी भी मिल गई थी। मगर एक तरफ देश खतरे में था तो दूसरी तरफ अपने कलेजे का टुकड़ा सदा सदा के लिए उनसे दूर हो गया था। उनकी जगह पर एक ऑफिसर को तैनाती के लिए ले भेजा गया। कहते हैं कि मेजर थापा ने छुट्टी मिलने के बाद भी अपनी कंपनी को अकेले न छोड़ने का मन बना लिया था। इस समय तक चीन के साथ बॉर्डर पर बेहद खराब हालात हो गए थे। ऐसे में मेजर थापा अपने साथी सिपाहियों को अकेला छोड़कर वे घर नहीं जाना चाहते थे और वे घड़ी भी आ गई थी जिसका वे इंतजार कर रहे थे। तारीख थी 20 अक्टूबर 1962 की। यह वही दिन था जिस दिन चीन बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सीमा में घुस गया था। मगर भारत सरकार को अब भी विश्वास नहीं था कि चीन ऐसा भी कर सकता है। पंडित नेहरू तो अब भी चीन की हिमाकत कर रहे थे। नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतने छा गए थे कि देश में क्या घटित हो रहा है वे कभी जान ही नहीं पाए थे। मगर मेजर धन सिंह थापा चीन को अच्छी तरह समझ रहे थे। 19 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना की गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। मेजर थापा इसे देखने के बाद अलर्ट भी हो गए थे। उन्होंने जवानों से गहरा गड्ढा खोदने के लिए कह दिया था और फिर वो 20 अक्टूबर कयामत का दिन भी आ गया। चीन की सेना ने एक जबरदस्त हमला बोल दिया। करीब 2.5 घंटे तक सिरिजेप पर मोर्टार और आर्टिलरी फायरिंग होती रही। कुछ सेल्स कमांड पोस्ट पर भी गिरी और इसकी वजह से रेडियो सेट को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस दुर्गम इलाके में यह रेडियो ही अकेला साधन था जो आर्मी ऑफिस से लगातार खबर दे रहा था। मगर अब इसने भी जवाब दे दिया था। अब पोस्ट का संपर्क पूरी बटालियन से कट चुका था।
अब जो भी करना था मेजर धन सिंह थापा को ही करना था। मेजर थापा के पास सिर्फ 30 जवान थे और हथियारों के नाम पर उनके पास राइफल्स और लाइट गन मशीन थी। ये हथियार चीन के भारी हथियारों के सामने कुछ भी नहीं थे। मेजर थापा लड़ते रहे और बाकी जवानों को प्रेरित करते रहे। उनके शब्द थे, हमें मरना है, हम सब साथ में मरेंगे, लेकिन मरने से पहले इन चाइनीज नेवलों को जितना मार सको मारो। गोरखा पलटन की अग्नि परीक्षा हो रही थी और वे लगातार आगे बढ़ते हुए चीनियों पर गोली दाग रहे थे। और जब गोलियां खत्म हो गई थी तो गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ने को भी तैयार थे। गोरखा राइफल्स के बहादुर सैनिक लड़ते रहे। श्रीजे फर्स्ट चीन के हाथों में जाने से बच गया था। मेजर थापा के साथी लगातार वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। उनके बहादुर जांबाज अंत तक अपनी खुखरी से चीनी सेना का मुकाबला करते रहे। मेजर साहब कभी इधर तो कभी उधर अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। इस दौरान उन्हें भी काफी चोटें आई थी, मगर फिर भी मेजर साहब ने हार नहीं मानी थी। साथी सैनिक लगातार शहीद हो रहे थे, मगर मातृभूमि के खातिर उन्होंने अपना खून देश के नाम कर दिया था। मेजर ने अपना अगला कदम आगे बढ़ाकर 2 चीनियों को पकड़कर उनका सिर फोड़ दिया था, मगर तब तक चीन की दूसरी टुकड़ी ने आकर मोर्चा संभाल लिया। चीन की सेना ने उनके चेहरे पर राइफल की बट से हमला किया। इसकी वजह से उनके 2 दांत भी टूट गए थे। मेजर थापा ने चीनी सैनिक को ढेर कर दिया था। वे भागने को मजबूर थे, लेकिन उनकी दूसरी पलटन आने से मेजर साहब चारों ओर से घिर गए और फिर चीन की सेना ने उन्हें युद्धबंदी बनाकर अपनी पोस्ट की ओर ले गए। चीनी सैनिकों ने उन्हें लाखों जख्म दिए, मगर उन्होंने हर बार वंदे मातरम कहकर जवाब दिया था। मगर देश की कोई खबर देने के लिए वे कभी राजी नहीं हुए थे। टॉर्चर की हर सीमा को उन्होंने पार कर लिया था, मगर मेजर साहब को वे झुका नहीं पाए थे। चीन ने युद्धबंदी के तौर पर उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। उन्हें चीनी सैनिकों की हत्या के लिए दोषी माना और उन्हें सजा दी। उन्होंने चीन की कैद में होने के बाद भी सेना और भारत सरकार के खिलाफ बयान नहीं दिया था। चीनी सैनिक भी हैरान थे कि ये कैसा मेजर है, सजा सहन कर लेगा मगर अपना मुंह नहीं खोलता है। ये होती है सच्ची देशभक्ति। और फिर चीन ने भी हार कर उन्हें एक कोठरी में कैद कर दिया। मगर भारतीय सेना ये मान गई कि मेजर और उनकी पूरी टीम चीनियों से लड़ते हुए शहीद हो गई। सरकार भी मान चुकी थी कि मेजर थापा शहीद हो गए हैं। उनके घर पर उनकी शहादत की खबर भी भिजवा दी और उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया था। सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र देने का ऐलान तक कर डाला था। मगर जब दोनों तरफ से समझौता हुआ तो युद्धबंदियों के लौटाने की बात आई। जब चीन की तरफ से युद्धबंदियों की लिस्ट दी गई तो फिर सेना उस लिस्ट को देखकर चौंक गई थी। युद्धबंदियों की उस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेजर धन सिंह थापा का था, जिसे सरकार और सेना अब तक शहीद मान रही थी। वह भारत का जांबाज चीन में जिंदा था, विदेशी धरती पर भी अपनी मातृभूमि का लोहा मनवा रहा था। और ये खबर जब उनके परिवार को मिली तो फिर चारों ओर खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। जिसे अब तक विधवा मान रहे थे वह नारी अब सुहागन थी। 10 मई 1963 वह तारीख थी जब मेजर धन सिंह थापा अपने देश भारत लौटे थे। आर्मी हेडक्वार्टर पर हजारों की संख्या में उनका स्वागत किया गया। उनकी धार्मिक परंपराओं में पंडित ने उनका मुंडन करवाया और फिर से उनका नामकरण भी किया था। धार्मिक परंपराओं के तहत ही मेजर धन सिंह थापा की दोबारा उनकी पत्नी से शादी भी कराई गई और फेरे भी लिए गए। उसके बाद भी वे सेना में अपनी लगातार सेवा देते रहे और साल 2005 में उनका देहांत हो गया था। जय हिंद, वंदे मातरम।